भारतीय इतिहास को क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? पहली बात तो ये है कि ये सब अचानक नहीं है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जिस तरह का हिस्ट्री के कोर्स डिजाइन किए गए, तो ये शुरू से ही ये बहस का विषय रहा है और विवाद का विषय रहा है। क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है? जो सच है उसको सच की तरह सामने लाने में किसको कष्ट है? तो सच को सामने लाना हमारा काम है। कोई बकवास क्या कर रहे हैं, उनको सच की कसौटी पे लाइए। अकबर का शासन जो है वो क्रूरता और सहिष्णुता का एक मिश्रण था। तो अकबर तो जो है वो एक छोटा सा एक किरदार है। भारत में इस्लामिक हुकूमत, सो कॉल्ड हुकूमत, बाबर का पोता है, इस नाते वो एक आ गया है। एक पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये तो किताबों से बाहर ही अकबर को कर देना चाहते थे। तो इतिहास में जो किया है उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इतना ही नहीं, फिर आप पर्दा ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उन जो विलेन हैं, जो खलनायक हैं, उनको नायक की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास को क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? मुगलों का जो इतिहास रहा, क्या वो भारतीय स्कूलों के अंदर इतिहास की किताबों में जो पढ़ाया गया उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? अकबर का जो महिमा मंडन है, क्या वो किया गया? और अब जब परिवर्तन इन किताबों के अंदर किया जा रहा है, तो आखिर क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है? और वास्तविक इतिहास क्या पहले छेड़खानी हुई थी या अब उसके साथ जो है वो छेड़खानी हो रही है, उसे बदला जा रहा है? इसका आने वाले वक्त में बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इतिहास क्या कुछ कहता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजय मनोहर तिवारी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चांसलर हैं माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर मैं इसी के साथ शुरुआत जो है वो करना चाहूंगा कि अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक बहस जो है वो छिड़ गई है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं स्कूल में, उनके साथ जिस तरीके से बदलाव अब जो है किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि अकबर का शासन जो है वो क्रूरता और सहिष्णुता का एक मिश्रण था। आप इसे कैसे देखते हैं, ये जो बदलाव हो रहा है? पहली बात तो ये है कि ये सब अचानक नहीं है और ये कोई बहस आज नहीं छिड़ी हुई है। ये आज़ादी के बाद से ही जब ये स्वतंत्र भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह के इतिहास को पढ़ाना हमारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विद्यालयों में, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जिस तरह का हिस्ट्री के कोर्स डिजाइन किए गए, तो ये शुरू से ही ये बहस का विषय रहा है और विवाद का विषय रहा है। ये कोई अचानक हुई बात नहीं है कि कोई एनसीईआरटी ने आज अचानक रातों रात कोई चीज बदल दी और वो आज हमें पता चल रहा है कि ऐसा क्यों कर दिया है। ठीक है, तो ये अचानक नहीं हुआ है। ये पूरे 7 दशक से धीरे धीरे जनमानस में ये बात रही है गहरी। दूसरी बात जहां तक अकबर की आपने की है, तो अकबर तो जो है वो एक छोटा सा एक किरदार है। पूरे 600-700 साल की भारत में इस्लामिक हुकूमत, सो कॉल्ड हुकूमत, मैं उसको सो कॉल्ड तथा कथित हुकूमत कहता हूं, वो कोई हुकूमत नहीं थी, वो कोई शासन के लक्षण नहीं थे। आप उन 600-700 सालों के इतिहास में तत्कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए विवरण अगर पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो किसी शासक वर्ग को निरूपित नहीं करते हैं। ठीक है, तो अकबर तो उसका एक छोटा सा किरदार है जो मुगल के समय आया है, बाबर का पोता है, इस नाते वो एक आ गया है। लेकिन 700 सालों की पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में भारत में ऐसे अनेक अकबर भरे पड़े हैं, ऐसे अनेक औरंगजेब भरे पड़े हैं, और वो केवल दिल्ली में और आगरे में नहीं भरे पड़े हैं, वो बंगाल से लेके और पूरा गुजरात तक और मालवा से लेके जौनपुर तक, जहां जहां उनकी स्वतंत्र सत्ताएं कायम हुई, तो ऐसे अकबरों से भारत का इतिहास पूरा भरा पड़ा है। अब सवाल यह है कि उन्होंने भारत में ऐसा क्या किया जो विवाद का विषय है। तो उसमें मैं आपसे कहूंगा, 2 पार्ट हैं, मेरी ही किताब के 2 पार्ट हैं। ये बाहर भोगा हुआ सच और हिंदुओं का हश्र, भारत में इस्लाम पार्ट 1, भारत में इस्लाम पार्ट 2, ये गरुड़ पब्लिकेशन से छपकर आए हैं। और ये 700 साल की इस्लामिक हिस्ट्री के जो रियल टाइम डिटेल जिन्होंने लिखी है, रियल डिटेल अपने समय का इतिहास जिन्होंने लिखा है, तथा कथित सुल्तानों और बादशाहों के समय का, तो वो पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको हमारे इतिहासकारों ने शासन करना कहा है, तो वो किस तरह का शासन कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल डायरियां लिखी हैं। उन डायरियों के आधार पर मेरे ये 2 खंड आए हैं। आप इनको पढ़ेंगे और आप मीनाक्षी जैन, जो अभी अभी राज्यसभा में नामित किया गया है, जिनको इतिहासकार देश की प्रसिद्ध हैं,
उन्होंने भी मुगल काल पे बहुत सारी चीजें तथ्यों के आधार पे चित्रित की हैं। तो ये दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि एक तो ये अचानक नहीं हुआ है, ये भारत की आजादी के बाद से ही भारत के इतिहास को लेके जिस तरह का कोर्स की किताबों में पढ़ाया गया है उसको लेके बहस चलती रही है। और अकेले अकबर का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी के समय जब दिल्ली को फतेह किया है इन्होंने, दिल्ली और लाहौर पर जब पहले कब्जे हुए हैं, शासन नहीं कब्जे, हमें शब्दों को सुधार के इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो एनसीईआरटी की जो नई किताबें हैं अकबर और औरंगजेब की भूमिका को लेकर जो अब बताया जा रहा है, इससे पहले जो परोसा गया था वो एक महिमा मंडन के तौर पर किया गया था, जो एक सही न्याय जो है वो इतिहास के साथ नहीं था? बिल्कुल सही बात है। जो इतिहास की किताबें जिस तरह की पढ़ाई गई हैं उसमें इस्लामिक हुकूमत, सो कॉल्ड हुकूमत जो भारत में रही है वो लगभग एक बड़े हिस्से में पसरी रही है पूरी किताबों में। और भारत के हजारों वर्ष के इतिहास में जो अच्छा और जो उजला पक्ष है वो कहीं उसको हाशिए पे रख के छोड़ा गया। और दो सेट लगाए गए हैं इस्लामिक हिस्ट्री के इतिहास की किताबों में, दो सेट लगा के रखे गए। एक सेट लगाया हमारे इतिहासकारों ने सल्तनत काल और दूसरा लगाया उन्होंने मुगल काल। बाबर के साथ में मुगल काल शुरू करते हैं और बाबर के पहले जो मचा रहा 400-500 साल तक दिल्ली और आगरा से लेके पूरे देश में उत्तर से लेके दक्षिण तक, तो उसको वो कहते हैं कि ये सल्तनत काल है। जो सल्तनत काल है उसमें सुल्तान राज करते हैं और जब मुगल काल शुरू होता है तो उनको बादशाह कहा गया है। ये टाइटल हमारे इतिहासकारों ने दिए हैं। ये ना सुल्तान थे ना ये बादशाह थे और वो ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। आप अगर रियल टाइम डिटेल्स में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वो क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। क्राइम हिस्ट्री, अपराधों से और आतंक से भरी रही जो 600-700 साल हैं वो कोई हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं थी। तो जिस तरह का इतिहास पढ़ाया गया, मैं बार बार अनेक मंचों से ये बात कहता हूं कि जैसे शोले फिल्म है, हिंदी सिनेमा की बड़ी मशहूर फिल्म है शोले। अब शोले को एक नए ढंग से लिखा जाए और उसमें कहा जाए कि जो गब्बर सिंह है वो डाकू नहीं है, वो तो रामगढ़ के विकास की योजनाएं बना रहा है सांभा और कालिया के साथ बैठकर। तो भारत का इतिहास ऐसी ही शोले की तरह लिखा गया जिसमें गब्बर सिंह जो है वो रामगढ़ के विकास की, चहुमुखी विकास की योजनाएं बना रहा है। हमारे इतिहास में यह पढ़ाया गया कि खिलजी की बाजार नीतियां क्या थी। अब खिलजी को दिल्ली के किले के बाहर कोई नहीं जानता था उसको, और उसने अगर किसी बाजार में कहीं कीमतें फिक्स करा दी हैं तो हमारे इतिहासकारों ने उसको ऐसा चित्रित किया है कि उसने दिल्ली में कोई पॉलिसी बनाई और मुंबई में जो है वो हमारा शेयर मार्केट ऊपर चला गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आ गया तमाम। ऐसा उन्होंने पढ़ाया। झूठ है। खिलजी की जो सीमा थी वो केवल दिल्ली के आसपास थी। बाकी पूरे देश में जब ये दिल्ली और आगरे पे काबिज हुए हैं तो इन्होंने पूरे देश में एक लूट की हर साल मुहिम चलाई है। लूट की मुहिम, बंगाल में लूट की मुहिम, उत्तर में इधर अपने पश्चिम में गुजरात में लूट की मुहिम और दक्षिण भारत में लूट की मुहिम। पूरा लुटेरों से भरा हुआ ये पूरा कालखंड है। पूरा आतंक, कत्लेआम, लूटमार और धर्मांतरण, केवल इसकी पूरी कहानी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये किसी शासक वर्ग के लक्षण होते हैं ये सब करना? तो आप उनको शासकों की गिनती में गिन कैसे सकते हैं? और उसमें भी इतिहास का जो है वो आपने इनको समर्पित कर दिया। तो ये अन्यायपूर्ण था। और अब जो हो रहा है वो सुधार नहीं है, वो सही इतिहास को पढ़ाने का एक प्रयास है। जो इतिहास है उसे सही तरीके से पढ़ाने की जो है एक कोशिश जो है अब की जा रही है। मैं दरअसल सर दो बात कहूंगा जो आपने इसमें खास तौर पर कोट की, जिसमें आपने कहा कि वो कोई बादशाह नहीं थे, वो लुटेरे थे। और ये जो लक्षण है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो इस तरीके किसी सुल्तानों के, बादशाहों के जो है वो लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि जिस अकबर को आपने कहा कि एक छोटा सा किरदार है, उसी अकबर को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्योंकि चाहे इतिहास के ज्ञान की बात कर लीजिए या फिर एक मुद्दा होना चाहिए जिसका खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है, इसलिए अकबर को, क्योंकि बच्चों को अभी तक अकबर की मनोहर कहानियां खास तौर पर पढ़ाई गई हैं। लेकिन जो मैं बात जिसके साथ मैंने शुरुआत करी थी कि क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण जो है वो कहा गया है। जो एक पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये तो किताबों से बाहर ही अकबर को कर देना चाहते थे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं वो हार्वर्ड का जिक्र करते हैं, कैम्ब्रिज का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वहां जो पढ़ाया जा रहा है तो इनकी ये मजबूरी है कि एक बीच का रास्ता पकड़ा जा रहा है। तो एक सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण अकबर को बताया गया है, ये एक वजह है। नहीं, बताया नहीं गया, वो है। ऐसा है,
आप अगर अकबरनामा को ही पढ़ेंगे, जो उनके समय में ही लिखा गया है, अबुल फजल की किताब है, 2 वॉल्यूम में हिंदी में भी छप कर आई है वो। आप हाँ देखिए कि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं, मेरा जी निवास मध्य प्रदेश में रहा है, मैं यहाँ पढ़ा हूं, ठीक है। और 30,000 लोगों का कत्ल होता हुआ देखते हैं आप चित्तौड़ में अकबर के हाथों में, ठीक है। हम्म दूसरा, उसने यहाँ जबलपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, जबलपुर एक जगह है जहां रानी दुर्गावती का शासन था जी अकबर के समय में। अकबर जी ने इलाहाबाद के पास के अपने एक हाकिम को, आसिफ खान नाम के एक हाकिम को, दुर्गावती पर हमला करने के लिए भेजा, बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं है इन हमलों के, इन लूट मार की मुहिम के कोई कारण नहीं है। अचानक से 10-20 हजार उनके लुटेरे आते हैं, किसी भी जगह को घेर लेते हैं, कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं, लूट मार करना शुरू कर देते हैं। तो 1564 में चौरागढ़ की जो लड़ाई हुई है, ये अकबरनामा में अबुल फजल ने बड़े विस्तार से इस युद्ध को दर्ज किया है। दुर्गावती के पूरे वंश को विनाश कर दिया, पूरे वंश के विनाश की गाथाएं हैं ये, वंशों के विनाश की गाथाएं हैं। रानी दुर्गावती के महलों में उनके बेटे के विवाह की तैयारियां थी जब आसफ खां का हमला यहां हुआ है। वो अकेली रानी अपने थोड़े से 2-4 हजार सैनिकों के साथ में आसफ खां की हजारों की लुटेरों की फौज से लड़ी है। वो उसने आत्मघात किया कि मैं जीवित अकबर के हाथ ना पड़ जाऊं। अबुल फजल ये लिखता है कि चौरागढ़ के महलों की जब लूट कंप्लीट हुई है, लूट मार जब कंप्लीट हुई है और जौहर हुआ है वहां पर, उसके बाद में 2 लड़कियां वहां सूखी लकड़ियों के पीछे से 2 लड़कियां राज परिवार की पकड़ी गई आसफ खां के हिस्से ने। उनको उसने अकबर के हरम में भेजा। एक का नाम कमलावती बताया है अबुल फजल ने, और दूसरी वो लड़की थी जिससे रानी दुर्गावती के बेटे का विवाह होने वाला था। आप सोचिए कि युद्ध का कोई कारण नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये लूट मार की एक तरफा मुहिम थी जिनमें वंश विनाश हुए हैं हमारे राज परिवारों के। तो ये मध्य प्रदेश की कहानी है। राजस्थान में वो एक ही अकबर अपने समय में 50 साल उसने लगभग हुकूमत की है, और उसने पूरे देश में जो किया है, आप जरा उसकी डिटेल तो देखिए। आप उसने कहीं दो गुलाब के फूल लगा दिए, इस आधार पे आपने उसको एक सहिष्णु और एक मिलीजुली बात करने वाला और एक धर्मनिरपेक्ष और इस तरह का उसका कैरेक्टर खड़ा कर दिया आपने। जबकि वो, आप उसकी अबुल फजल की ही डिटेल में जाएंगे तो आप वो दूसरी तरह का एक इमेज खड़ी होती है उसमें। तो जो वास्तविक इतिहास है, जब आप उस पर पर्दा डालेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि इतिहास का पीछा हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो सर, हम ये माने कि जो पूर्व में इतिहासकार रहे, उन्होंने मुगलों के जो चरित्रण यहां पर करना था, उसके लिए सिलेक्टिव अप्रोच जो है वो अपनाई और सिर्फ उन्हीं चीजों को चिन्हित किया। और दूसरा, तो क्या जब आप ये कह रहे हैं कि अबू फजल के ने जो पूरा कैरेक्टर नैरेट किया, उसके बाद जो तस्वीर मुगलों की बनती है, अकबर की बनती है, उसके इतर जो पढ़ाया गया, जिसमें यह कहा गया कि अकबर जो है वो दीने इलाही धर्म लेकर आए, धर्मनिरपेक्षता को लेकर जजिया कर जो है वो माफ कर दिया गया, सिर्फ इन्हीं किस्सों का जिक्र फिर क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और केवल अकबर की बात नहीं है। आप मोहम्मद गौरी ने जब लाहौर को जीता और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ बिठाया, 1190 के आसपास का ये घटनाक्रम है। उसके बाद से लेके, मैं नाम गिना रहा हूं आपको, फखरे मुदव्विर एक राइटर है, फखरे मुदव्विर, एसामी दूसरा राइटर है, मिन्हाज सिराज तीसरा राइटर है, और जियाउद्दीन बर्नी चौथा राइटर है। इसके बाद कम से कम मुगलों तक आते आते 50 से अधिक समकालीन लेखक हैं जिन्होंने जो विवरण लिखे हैं, जरा आप उन्हें पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी, जो हमने अभी IS के समय में इराक और सीरिया की हालत देखी है, भारत उस तरह के दुखद कालखंड से गुजरा है सदियों तक। आपको लगेगा कि वो पूरा का पूरा इतिहास यहाँ चल रहा है, पूरी कहानी। एक 9/11 न्यूयॉर्क में हुआ, हम सब ने देखा, क्योंकि उस समय तक ये टेक्नोलॉजी आ गई थी कि वो कैमरे पे कैप्चर हो सकती थी कि 9/11 किस तरह से हुआ, किस तरह से हवाई जहाज को बम बना के जो है एक बड़ी इमारत में उसको ढा दिया गया। भारत का चप्पा चप्पा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, भारत का चप्पा चप्पा 9/11 से भरा हुआ है। पूरा ये 600-700 साल का जो कालखंड है, ये पूरा आतंक और अपराध का भरा हुआ कालखंड है। और हम अगर अपनी मूल पहचान के साथ, जो भी लोग बचे रह गए हैं, 15 अगस्त 1947 को टूटे फूटे भारत में विभाजन की एक बड़ी विभीषिका से गुजरने के बाद
जो अपनी मूल पहचान के साथ, मूल भारतीय पहचान के साथ अगर बचे रह गए हैं, तो हमें अपने पूर्वजों पे ताज्जुब होना चाहिए कि उन्होंने इन 700-800 सालों के दौरान अपना पहचान, अपना धर्म बचा के कैसे रखा होगा। अगर आप उनके रियल टाइम डिटेल में जाएंगे, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्काइव में ये सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, आप उनको पढ़िए। ये सब पर पर्दा डाल के रखा गया, और एक नकली इतिहास जिसमें गब्बर सिंह को हीरो बनाना है, सांभा और कालिया को हीरो बनाना है, और वो रामगढ़ के विकास की योजनाएं बनाते हुए दिखें, वो धर्मनिरपेक्ष नीतियां लाते हुए दिखें, और वो एक पूरे भारत में एक अद्भुत किस्म की कला और अद्भुत किस्म की आर्थिक तंत्र विकसित करता हुआ दिखें। क्या ऐसा है? ये संभव है क्या? आप रियल टाइम डिटेल में जाइए, वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारा डॉक्यूमेंटेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनगढ़ंत हो। लेकिन जो आजादी के बाद का भारत का इतिहास है, वो पूरा मिलावट का है, पूरा मनगढ़ंत है। उसको बदला जाना जरूरी है, उसको पूरा खारिज करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी की किताबों में उनका स्थान क्या बचा है। उनका स्थान केवल एक ही किताब में होना चाहिए, और उसका नाम होना चाहिए क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पूरा क्रिमिनल्स से भरा हुआ इतिहास है। सर, क्योंकि अभी जब हम मुगलों का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ क्योंकि जो इतिहास में उन्हें जगह दी गई और जिन्हें उस वक्त डिस्प्लेस कर दिया गया, जिनके इतिहास को दबा दिया गया, वो राजा जो अलग अलग, जैसे अभी आपने रानी दुर्गावती का भी जो है वो जिक्र किया, हम इसके अलावा नरसिंह देव जी का जिक्र करें, रानी अबक्का का जो है वो जिक्र करें, इन्हें अब स्थान दिया जा रहा है। तो क्या ये जरूरी है कि जिन राजाओं ने वास्तविकता के तहत जो है वो भारतीय इतिहास को जो है सजाया, संवारा, बनाया, उन्हें वो स्थान अब देने की कोशिश हो रही है, उसकी अब जरूरत है? ये जरूरत आज नहीं है। ये 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ, उसी दिन ये जरूरत थी कि हमारे जो खोए हुए नायक हैं, जिन्होंने संघर्ष करते हुए 700-800 साल, 1000 वर्ष के इतिहास में, उधर सल्तनत, सो कॉल्ड सल्तनत काल, फिर मुगल काल, फिर ब्रिटिश पीरियड में जिन्होंने निरंतर संघर्ष किया है, जिन राजाओं ने, जिन महाराजाओं ने, और जिनके नामो निशान इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो उनको वापस खोजना जरूरी था। उनकी जो भी धुंधली यादें हमारे इतिहास में, हमारी स्मृतियों में अंकित हैं, शिलालेखों में अंकित हैं, उनको वापस लाना, रिस्टोर करना जरूरी था। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र क्यों होता है? भारत की स्वतंत्रता की प्यास क्यों थी? हम आजाद होना क्यों चाहते थे? इसलिए कि हम अपने मूल आधार पर जा सकें, हम अपने इतिहास के केंद्रों पर शिफ्ट हो सकें, हम अपने महान पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा कर सकें, हमारा जो खोया हुआ अतीत है उसको फिर से पा सकें। स्वतंत्रता की प्यास क्यों थी? केवल दिल्ली में सत्ता पे कब्जा करने के लिए थी क्या? तो कोई भी राष्ट्र अगर स्वतंत्र होने की तरफ एक 90 साल का संघर्ष कर रहा है, जो 90 साल का नहीं है, जो 900 साल का संघर्ष है भारत में स्वतंत्रता का, लगातार हम लोग लड़े हैं, तो उन सारे राजवंशों को, जिनके नामो निशान हमें नहीं मालूम है, या जिस अनुपात में हमें पता होना चाहिए उतना नहीं मालूम है, तो हमारी किताबों में ससम्मान उनका विस्तार से विवरण होना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि हम कोई पराजित राष्ट्र नहीं थे, हम एक संघर्षशील राष्ट्र थे। हमारा बुरा समय था, हमने संघर्ष से उसको पार किया, स्वतंत्र हुए, और ये हमारे नायक हैं। सर, आपको क्या इसके पीछे वजह नजर आती है? क्योंकि जहां एक तरफ अब बहस हो रही है, एक वर्ग ये जरूर कह रहा है कि इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है, और जैसा आपने कहा कि ये छेड़खानी नहीं है, ये सुधार है, और अब इसे पूरी तरीके से सही तथ्यों के साथ जो है वो रखा जा रहा है किताबों के बीच में। लेकिन वो मजबूरी कहां आपको नजर आती है, अगर पूर्ववर्त में इस तरीके का इतिहासकारों का जो गलत महिमा मंडन था, मुगलों का जो गलत महिमा मंडन था, उसे सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच के तहत जो है वो लाया गया, इसके पीछे कमी कहां आपको नजर आती है? ऐसा है, आजादी के बाद जिस तरह का शासन तंत्र भारत में विकसित हुआ, और उन्होंने एक सेक्युलर फ्रीक्वेंसी अपने लिए सेट की, अपने राजनीतिक जीवन यापन के लिए एक सेक्युलर फ्रीक्वेंसी सेट की, उसमें उनके लिए ये अनुकूल पड़ा कि जो मुगल और सो कॉल्ड सल्तनत, मतलब कुल मिलाकर 600-700 साल के मुस्लिम काल की जो आतंक और जो नरसंहार, लूटमार, मंदिरों का विध्वंस लगातार हर सदी में, हर एक के समय में जो व्यापक रूप से भारत में हुआ है, उसको दबाइए, उसको मत पढ़ाइए, क्योंकि कोई वर्ग विशेष के लोग नाराज होंगे कि उनको आप विलेन की तरह पेश कर रहे हैं। अरे भाई, जो इतिहास में जो किया है उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उनको कैसे पर्दा डाल सकते हैं, वो तो आपको बताना पड़ेगा। इतना ही नहीं, फिर आप पर्दा ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उन जो विलेन हैं, जो खलनायक हैं,
उनको नायक की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक उल्टी कहानी आपने गढ़ दी आजाद भारत में। तो आप बताइए कि कोई चेतना संपन्न राष्ट्र, कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण नागरिक समाज किस तरह से ऐसी चीजों को कितने दिन टॉलरेट कर सकता है, कब तक सहन करेगा? तो एक लोकतांत्रिक देश में, हम एक उदार लोकतांत्रिक देश हैं, इस उदार लोकतांत्रिक देश में लोगों ने अपने समय की प्रतीक्षा की, वो कोर्ट कचहरियां की, उन्होंने तमाम बहस में इस बात को ले गए कि ये इतिहास को सुधारना चाहिए, ये खलनायकों को आप खलनायकों की तरह बताइए, क्या कष्ट है इसमें बताने में? विजय मनोहर तिवारी सर, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया कि ये एक किसी खास वर्ग विशेष को जो है वो साधने के लिए, उसे खुश करने के लिए इस तरीके की जो नीतियां हैं वो उस वक्त में अपनाई गई, और ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है हमें इतिहास की किताबों में नजर आई। वही सवाल अभी एक वक्त पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए ये हो रहा है, ये अपने वोट बैंक के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर मीडिया में हैं, आप अगर मीडिया में हैं, और मैं मीडिया में लंबे अरसे तक रहा हूं, तो सच को सामने लाना हमारा काम है। कोई बकवास क्या कर रहे हैं, उनको सच की कसौटी पे लाइए, उनको सच की कसौटी पे लाइए, तथ्यों पे जाइए, तथ्य क्या कह रहे हैं। इन 600-800 सालों में जो हुआ है वो 70 साल के भारत के इतिहास में किस रूप में पढ़ाया गया है, ये परीक्षण के विषय हैं। ये तमाम परीक्षणों के बाद में ही विशेषज्ञों ने ये तय किया है कि इतिहास की किताबें और इतिहास किस तरह का लिखा जाना चाहिए, और बच्चों को वो किताबें किस ढंग से पढ़ाई जानी चाहिए। ये कोई अचानक रातों रात कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग बैठ गए और किसी को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां डाल ली हैं। ये बरसों की परिश्रम, बरसों की बहस और तमाम इतिहास के दस्तावेजों के आधार पे जो पाया गया है, उस आधार पे ये पाठ्य पुस्तकों की रचना हुई है। ये ऐसा नहीं है किसी को खुश करने के लिए। जो सच है उसको सच की तरह सामने लाने में किसको कष्ट है? और मैं तो कह रहा हूं कि भारत का मीडिया इसको चैलेंज की तरह ले, भारत का पूरा प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको चैलेंज की तरह ले, और इतिहास की जो किताबें 70 साल पढ़ाई गई हैं उनको सामने रखे। और जिन किताबों का मैंने जिक्र किया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आर्काइव में रखी हुई हैं, जो 600-700 सालों के जो सो कॉल्ड इस्लामिक रूल के दौरान लाइव डॉक्यूमेंट आंखों देखे लिखे गए हैं, जरा उन विवरणों को पढ़ लीजिए। मेरा दावा है कि रात को सो नहीं सकेंगे आप उन विवरणों को पढ़ने के बाद, रात को सो नहीं सकेंगे जिन हालातों से भारत गुजरा है। तो ये जो गलत हुआ है उसको स्वीकार करने की बजाय अगर कोई इतनी बेशर्मी दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बातें, कोई उनके विरोध या उनकी दलीलें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उस पर हम बहस करें। हम इतिहास पर, हमें जो सच्चा इतिहास है उस पर बात करनी चाहिए, जो गलत पढ़ाया गया है उस पर बात करनी चाहिए। और ये जो अनावश्यक इसको कोई कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ज्यादा कान देने की जरूरत नहीं है। कि आप और हम जैसे लोग जब इनको कान देते हैं तब ये बोलते हैं। आप 2 दिन इनको मत दिखाइए, तीसरे दिन नजर नहीं आएंगे ये। बहुत शुक्रिया विजय मनोहर तिवारी सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जैसा जो है तिवारी सर ने यहाँ पर कहा भी कि जो इतिहास है, जो आज से 1947 के वक्त में ही सही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, उसमें जो परिवर्तन होना चाहिए था, उसकी शुरुआत अब हो रही है। ये देर से हुआ है लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और जो तथ्यों के साथ पहले इतिहास में छेड़खानी की गई है, उसे सही तरीके से परोसने की जरूरत है, उस पर जो है वो बहस करने की जरूरत है, उसे सही तरीके से सामने लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद।